बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर जब हम आपके शिक्षक भर्ती के विज्ञान के कोर्स की बात करते हैं तो इसी के क्रम में यहाँ पर हम कितना कुछ आपका बता चुके हैं। लगभग 7 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस को हम कंप्लीट करवा रहे हैं जो आपके शिक्षक भर्ती में दिया हुआ है। अगर हम आपकी परीक्षा की बात करें तो आपकी परीक्षा में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस यानी कि विज्ञान से जो है वो पूछा जाता है। और यहाँ पर कहाँ कुछ तक हम पढ़ चुके थे, फेफड़ों के द्वारा कैसे श्वास नली ट्रैकिया से कौन कुछ सांस लेता है, कौन सा जीव या कौन सा जंतु। उसके बाद त्वचीय या शरीर की सामान्य सतह को लेकर के बात करें। यहाँ पर गिल्स के द्वारा कौन कुछ ऐसे में सांस ले रहे होते हैं या श्वसन की बात होती है। यानी मैं आपको जो टॉपिक था श्वसन करके वो मैं आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, श्वसन में क्या कुछ उच्च श्वसन होता है, निह श्वसन क्या होता है, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपायरेशन के बारे में। तो क्या है वाष्पोत्सर्जन, यहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से उसे भी आप ज़रूर जुड़ें। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट ज़रूर करिएगा जिससे कि प्रॉपर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, निकलने की नहीं निकालने की प्रक्रिया। अब देखिए है क्या, यहाँ पर निकलने भी बोल सकते हो। जो अनावश्यक जल है मतलब एक ऐसा जल की ऐसी मात्रा जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो भी वो वाष्प के रूप में जब शरीर से बाहर निकल रही होती है तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। अब पौधों द्वारा बोला हुआ है तो पौधों द्वारा यानी पौधे से रिलेट कर जाएगा। कहते हैं कि रात्रि काल में इसकी दर कम जबकि दिन में इसकी दर अधिक होती है। इसका भी कारण हम देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन की दर मुख्यतः तापमान पर निर्भर करती है। अभी तो आप समझ गए होंगे कि कारण क्या है। दिन में जब तापमान ज़्यादा होता है, जैसे अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को लेकर के बात करें, दिन में तापमान ज़्यादा होता है अगर तो पसीना निकलता है ना हमारे शरीर से। रात्रि में पसीना देखे हो ऐसे में कि मतलब आप चल रहे हो रास्ते में और आपको पसीना निकल रहा हो, मतलब निकल भी सकता है लेकिन दिन के मुकाबले कम ही निकलेगा, ओके, या फिर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपायरेशन, वो आपका पूरी तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी उसकी होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है या क्रिया क्या है वो बोला हुआ है। ये कहते हैं यहाँ पर कि पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण, मतलब मिट्टी से जल का अवशोषण ये कौन करता है भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। वैसे भी जल का अवशोषण पौधे कर रहे होते हैं। फिर क्या है, कुछ भाग ही जल जो है, जल का कुछ भाग ही उपयोग में आता है। कौन से उपयोग में आता है, फोटोसिंथेसिस में। बाकी शेष पौधे के वायवीय भागों यानी रंध्रों के द्वारा जलवाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ दी जाती है। आप कभी जाकर के देखिए, दिन में या रात्रि में, ऐसे में ठंडियों में या किसी भी मौसम में आप देखते होंगे सुबह के टाइम आप जाइए तो आप देखेंगे पौधों के ऊपर से उस पर आपको पानी पानी देखने को मिलेगा। कहाँ से आता है, वो जो भी चीज़ें हैं वो एक जो जलवाष्प है उसको उन्होंने सोखा, ऐसे में उसका अवशोषण किया, एब्जॉर्व किया। जो चीज़ें प्रकाश संश्लेषण में यूज़ में आनी थी उनको वहाँ पर यूज़ में लेकर के आए। एंड आफ्टर दैट जो चीज़ें होती हैं अनावश्यक प्रकार से उन्हें रंध्रों यानी छिद्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेकंड नंबर पॉइंट जो लिखा हुआ है, यहीं से सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जल की हानि कितना % लगभग पौधे कर देते हैं। 90 से लेकर के 99% तक। आप समझ रहे हैं, मतलब 99%, अगर 100 में 95% भी हो, मान लीजिए 1 लीटर अगर किया, 1 लीटर में 1000 अगर ऐसे में है तो उसमें से सोचिए 90 से 99% जो है वो जल की हानि हो जाती है। बाद में जितना रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचता है वाटर का, वही केवल फोटोसिंथेसिस या बाकी प्रोसेस में या पेड़ पौधे के स्वपोषण के रूप में उसमें उनके काम आता है। आगे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार को लेकर के अगर हम बात करें, पौधों का अधिकांश वाष्पोत्सर्जन उनकी पत्तियों द्वारा होता है। इसे पर्डिल वाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं, चूंकि पर्ड का मतलब ही पत्ती होता है। यहाँ पर पौधों में 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बारे में बात की गई है। एक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोला हुआ है, यह वाष्पोत्सर्जन की मुख्य विधि है। पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जित जल का लगभग 90% भाग इस क्रिया के द्वारा ही बाहर निकलता है। कितना, मुख्य विधि है जो रंध्रीय है, रंध्र का मतलब ही छिद्र होता है। ठीक है, वो छिद्र जिनके द्वारा जो पौधे हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। तो 90% भाग जो है वो पत्तियों द्वारा इसी क्रिया के द्वारा बाहर
निकलता है। पत्तियों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये रंध्र क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको पहले भी बता के आ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी। आपसे ये कहते हैं कि इन छिद्रों में खुलने और बंद होने की क्षमता होती है। इन खुले हुए छिद्रों से वाष्प के उत्सर्जन को हम लोग रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। अब यहाँ पर ये जो छिद्र होते हैं, जो रंध्र हैं, यही स्टोमेटा कहलाते हैं। तो अगर हम इन पत्तियों को लेकर के बात करें, जैसे यहाँ पर फाइकस लीफ लिया हुआ है, फाइकस लीफ, और इसमें अगर हम बात करें तो ये पत्तियों को अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनको लेकर के, तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं। इन्हें ही हम बोल देते हैं स्टोमेटा, हिंदी में आप इन्हें रंध्र कह देते हो। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जब आप एक पत्ती को लेकर के बात करते हैं, जब आप एक पत्ती को लेकर के बात करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपको पत्ती में जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे आपको अगर हम लेकर के चले यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के दूसरे प्रकार के बारे में, तो ये आपका क्यूटिकुलर करके होता है, जिसे हम लोग उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। ये क्या है? पौधों की पत्तियों तथा वायवीय भाग क्यूटिकल के द्वारा ढका रहता है। इसी क्यूटिकल द्वारा जल की थोड़ी मात्रा में वाष्पीकरण द्वारा बाहर उड़ जाता है, और इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वायवीय जो भाग होता है, वायवीय मतलब जैसे जड़ीय भाग होता है, जो जब जड़ों को लेकर के बात करते हैं, भूमि बोल सकते हो आप ऐसे में, जो आपका भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर हो। वायवीय मतलब जो वायु में भाग हो, तो वहाँ पर क्यूटिकल द्वारा एक पार्ट उसमें देखने को मिलेगा। तो वहाँ से जो देखने को मिलेगा वाष्पोत्सर्जन, वो आपका क्यूटिकुलर प्रकार का होगा। फिर यहाँ पर लेंटिकुलर करके बोला हुआ है, जिसे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, पौधों के तनों तथा शाखाओं पर बार्क पाई जाती है। बार्क मतलब छाल होता है, जिनमें छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं। इन्हीं रंध्रों को वात रंध्र बोल देते हैं। ठीक है, वात रंध्र। आगे कहते हैं कि इन रंध्रों द्वारा कुछ जल वाष्प बन करके बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जल की हानि जो है वो क्या होता है, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में हमें देखने को मिलेगी। तो आपने एक रंध्रीय प्रकार का देखा, स्टोमेटा प्रकार का, एक आपने वात रंध्रीय लेंटिकुलर प्रकार का देखा, और एक उपत्वचीय यानी कि क्यूटिकुलर प्रकार का जो है ट्रांसपिरेशन आपने देखा। फिर बात आती है आखिर वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस के बारे में बोला हुआ है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंस है। पहले पॉइंट में ये कहते हैं कि पानी को अवशोषण करने में या अवशोषित करने में जो भी मिट्टी से जल की मात्रा होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी चीज, अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के द्वारा जाता है। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, जाइलम, जा से जाइलम होता है, जा से जल होता है। ठीक है, तो जल को ले जाने का काम जो है वो जाइलम का होता है। और हम आपको बता दें, फा से फ्लोएम होता है, ये तो आप बात जानते हो, फ्लोएम, और फा से फूड भी होता है। तो जो भोजन को ले जाने का काम होता है वो फ्लोएम का होता है। ये कभी आप ऐसे में फिर भूलोगे नहीं कि जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है। तो कहते हैं ये काफ़ी हद तक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से ही जो है वो प्रभावित होता है जब जाइलम वाहिकाओं की हम बात करते हैं। वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन पौधे की सतह ठंडी रखने में भी क्या करता है, मदद करता है। ये बिल्कुल दोस्त वैसा ही है, जब आपको पसीना आता है तो पसीना आने के बाद का मौसम देखिए जरा, ठंडा ठंडा लगता है शरीर आपका, एकदम ठंडा सा सब कुछ महसूस होगा। आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी की होंगी। आगे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से पर्यावरणीय कारक हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की जाए, जो कि ऐसे में यहाँ पर ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है लाइट या प्रकाश के बारे में बात की है। ये कहते हैं स्टोमेटा प्रकाश में खुलना शुरू होता है, इसलिए पौधे अंधेरे की तुलना में प्रकाश की उपस्थिति में और तेजी से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश में ही खुलता है स्टोमेटा मतलब रंध्र। जब प्रकाश में खुलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। तापमान, टेम्परेचर की अगर बात की जाए, पौधे अधिक तापमान में ज़्यादा तेजी से वाष्पोत्सर्जन करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है पानी और ज़्यादा तेजी से भाप बन करके उड़ता है। ये बात आप भी जानते हो। अगर हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा ही वो होता है कि सतह का क्षेत्रफल कितना है, तापमान कितना है, इन दोनों पर डिपेंडेंसी, और उसके बाद हम निकाल लेते हैं कि वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की दर कितनी होगी। आपसे यहाँ पर आर्द्रता के बारे में बोला हुआ है, जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। कहते हैं कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के प्रतिशत के रूप में इसे व्यक्त करते हैं हम लोग। बाहरी वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता जितनी ज़्यादा होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर जो है उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो जितनी कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता जितनी ज़्यादा, वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी ही कम।
देखो सीधा सा है, अगर बाहर का मौसम आर्द्र है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर हम आपसे बोलें कि एकदम बहुत ही तेज़ी से धूप निकली हुई है, आपको उसमें हम दौड़ा दें या पैदल चला दें 2 4 5 किलोमीटर, ठीक है, तो पसीना निकलेगा। और एक मौसम आर्द्र है, आर्द्र का मतलब ह्यूमिड प्रकार का, ह्यूमिड समझ रहे हो, अरे वही जब चिपचिपा सा जो मौसम होता है नमी टाइप का, तो ऐसा तो है नहीं कि पसीना चुएगा जितना धूप में आपके दौड़ने से चूता है, या फिर ऐसे में निकलेगा, जो भी आप समझ लो ऐसे में, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि जो आर्द्रता, अगर यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। आप में पसीना निकलना, या पौधों की अगर बात की जाए, ये पौधों का जो पसीना निकलना होता है ना, वही वाष्पोत्सर्जन है, आम भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये चीज़ आप दोनों में अपोजिट का रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 करके आप इन्हें हमेशा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो बात हो गई वाष्पोत्सर्जन की। कुछ सब्जियों के रंग दिए हैं, स्वाद दिए हैं, उनके गंध के बारे में बताया हुआ है, तो उसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बेल में कड़वाहट होती है, किस कारण से होती है? तो मार्बोलेप्सिन करके होता है, उसके कारण होती है। तिलहन के तेल का जो पीला रंग होता है वो कैरेटिनाइज्ड करके होता है, उसके कारण हमें देखने को मिलेगी। अरबी में कनकनाहट, अरबी जानते हो ना, घुइया बोलते हैं जिसे, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है उसमें। सूरजमुखी के तेल में जो कसैलापन है वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के कारण होता है। चने के पत्ती में जो खटास आपको देखने को मिलेगा, यानी वो ऑक्जेलिक अम्ल होगा, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। आपका मन भी ऐसे खटास टाइप का हो गया होगा। पानी आया मुंह में कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। हमने आपसे कहा टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का जो नारंगी रंग है वो कैरोटीन करके लिखा है। गाजर का लाल रंग वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस समय आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सेब का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। करेले का, अगर हम कड़वापन को लेकर के बात करें, तो मेमोरिडी कोसाइट करके लिखा हुआ है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन होता है। ये क्या है? कैप्सेसिन करके। मिर्च का तीखापन जो है कैप्सेथिन है, कैप्सेसिन है, ठीक है। लाल रंग कैसे, ये कैसे, तो कैप्सेसिन ही अगर आपको मिलता है तो आप लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। खीरे का जो कड़वापन होता है वो कुकर बिटेसिन करके है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है। वहीं पपीते का पीला रंग कैरिजाजैंथिन करके लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें थी जब हम उनके रंग, उनके हम ऐसे में जब बात करते हैं स्वाद को लेकर के, उनके गंध को लेकर के। आगे कहते हैं जो आलू का हरा रंग होता है वो आपका यहाँ पर सोलेनिन करके है। आंवले का कसैलापन टैनिन है। मूली का तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। वही हल्दी का जो पीला रंग है वो आपका कुकरमिन करके लिखा हुआ है यहाँ पे, कुकरमिन करके है। फिर शलजम की बात की जाए तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। प्याज, अगर हम गंध को लेकर के बात करते हैं तो एलाइल यहाँ पर प्रोपाइल डाइसल्फाइड करके है, और इसका जो रंग होता है प्याज का वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब हम यहाँ से बात कर रहे होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पादपों के बारे में यहाँ पर बात की गई है जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। इसमें बेलाडोना, बेलाडोना क्या है आपका, इसका जो उपयोगी भाग है वो सूखी पत्ती और जड़ होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिख रहा होगा। आखिर किस औषधि के रूप में या किस उपचार में ये प्रयोग में आते हैं, तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र के ऊपर असर करके दर्द को कम करता है, ठीक है। सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम करके आप ऐसे में बोल देते हो। आपसे धतूरा बोला हुआ है तो उपयोगी भाग इसका जो है वो फल का रस देखने को मिलेगा। बालों को साफ करने के लिए जो डैंड्रफ वगैरह है या गले के रोगों के उपचार में जो है ये धतूरा प्रयोग में आता है। देख लो, है धतूरा की बात ऐसे में करते हैं हम लोग, तो उसका जो रस है ऐसे में वो बालों को डैंड्रफ खत्म करने में और गले के रोगों को भी उपचार में आता है। आंवले की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, ये कहते हैं कि इसका जो फल होता है वही यूज़ में आता है। मूत्र अधिक लाने हेतु हेल्पफुल, पेट साफ करने हेतु ज़रूरी होता है, खून के दस्त में काम आता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ च्यवनप्राश में भी जो आंवला जो है वो इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ हैं जो आंवले के देखने को मिलते हैं। आर्टिमिसिया पौधा, इसके पत्ती और तने ये उपयोगी भाग हैं। सैंटोनिन दवाइयाँ आंत के परजीवी को मारने के लिए ये आपकी जो है यूज़ में आती है। एफेड्रा, इसका उपयोगी भाग तना है, स्टेम। एफेड्रिन दवाई मिलती है जो खांसी के उपचार में काम आती है, ठीक है। अश्वगंधा की बात कर लेते हैं, इसका जड़ प्रयोग में आता है। तो स्त्री रोगों की जो भी दिक्कतें समस्याएं हैं, गाठिया रोग है, जोड़ों के सूजन के उपचार के लिए अश्वगंधा को हम अपने प्रयोग में लेकर के आते हैं। वही अफीम की बात की जाए तो अफीम, ऐसे में बैन होता है अफीम और सारी चीज़ें, लेकिन देखिए ज़रा अफीम के फल से यहाँ पर थिबानिन करके है, मॉर्फिन है, कोडीन है, नार्सिन है, नाजकेपीन है, ये सारी की सारी आपकी
दर्दनाशक दवाइयाँ हैं। और ये सब किससे बन रही होती हैं? हम जब अफीम की बात करते हैं इससे। कुनैन की बात है यहाँ पर, आपसे कहते हैं इसका जो उपयोगी भाग है वो छाल है, मलेरिया के उपचार में यूज़ में आता है। सिनकोना प्लांट, आप जानते हो जब हम सिनकोना प्लांट की बात करते हैं वहाँ से जो है ये देखने को या वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सर्पगंधा की बात करें यहाँ पर तो जल की जो छाल है उसे हम यूज़ में लेकर के आते हैं उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, सांप के काटने में, मानसिक रोगों आदि के उपचार हेतु सर्पगंधा को हम प्रयोग में लेकर के आते हैं। कुचला करके लिखा है, इसका उपयोगी भाग जड़ होता है। यहाँ पर अर्धांग लिखा हुआ है, पैरालिसिस करके चीज़ें हैं या दिमाग के उपचार में जो है वो कुचला, ये पौधा जो है वो प्रयोग में आता है। आप अगर इन्हें ऐसे ही सर्च करेंगे गूगल पे तो बढ़िया सा पौधा दिख जाएगा, तो आप ये चीज़ भी ऐसे में कर सकते हैं। नोट्स अपने आप बेहतरीन तरीके से खुद भी तैयार कर सकते हैं या आप हार्ड कॉपी नोट्स हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें हैंड रिटन आपको देखने को मिलेंगी। 14 सब्जेक्ट कंप्लीट। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, 8081743734। आगे मैंने आपसे कहा क्या कहते हैं ये, तो ये चीज़ें थी जब हम पौधों को लेकर के बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण औषधीय पादप की जब हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे पादप मिलेंगे जो कि अलग अलग उसमें महत्वपूर्ण होते हैं, औषधियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र, तो ये चीज़ें आपकी बदल भी रही होती हैं, लेकिन ये अभी तक का आपका रिसेंट कोशिश की गई है कि डेटा आपको जो है ऐसे में बताया जाए। शीर्ष उत्पादक में कौन है, यहाँ पर अगर हम राष्ट्र को लेकर के बात करें स्थान कौन सा है, और यहाँ पर क्रमशः शीर्ष राज्यों को लेकर के अगर हम बात करें भारत में तो वो कौन कौन से हैं। जैसे मटर में इन्होंने बोला हुआ है, अगर हम मटर की बात करते हैं तो देश में जो है वो चीन है, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भारत को लेकर के बात करें क्या कुछ है दूसरा, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो है बोला हुआ है। फूल गोभी को लेकर के बोला हुआ है, ऐसे यहाँ पर अदरक का बोला हुआ है, ठीक है, कि शीर्ष उत्पादक में कौन है। तो इस पर आप नज़र डाल सकते हैं कि क्या कुछ ये दिया हुआ है, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके काम आएगा। इसको दोस्त आपको तो रटना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि फूल गोभी है, अदरक है, प्याज है, टमाटर, लहसुन, बैगन, आलू, बंद गोभी, पत्ता गोभी, शकरकंद, ये कहीं और इकट्ठे ऐसे नहीं मिलेगा। जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे में ले सकते हैं, देखिएगा अभी परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके काम आने वाला है विश्व में भारत। तो ये चीज़ें क्या है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या कुछ है। इसमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जहाँ समझाने का ज़्यादा होगा उन्हीं पर हम बात करेंगे। फिर बात आती है मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य। अगर मसालों को लेकर के बात की जाए तो आपको पता है मसालों में आप बोल देते तो ठीक है केरला है और सारे उसमें, लेकिन यहाँ पर मसालों में भी अलग अलग किया हुआ है। लौंग है, हल्दी, लहसुन है, छोटी इलायची करके जीरा, केसर दिया हुआ है। अब इसमें भी शीर्ष उत्पादक राज्य लौंग में जैसे तमिलनाडु है, केरल को बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु और केरल को बताया हुआ है। अगर हम यहाँ पर मिर्च को लेकर के बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका दिया हुआ है। इसी तरीके से आप फसलें और शीर्ष उत्पादक राज्य धनिया, मेथी, काली मिर्च, अदरक, इन्हें आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विज्ञान में तो आपके दिए हुए हैं, काम आएंगे। साथ में आपका जीके जीएस में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लेगा कि केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, और ये सवाल आप जानते हो कि बहुत बार पूछा गया है। तो केसर कश्मीर में, ठीक है, ओके। काली मिर्च बहुत महत्वपूर्ण है केरल में। तो ये चीज़ें आपके लिए आपको जानने की बहुत ज़रूरत है इसकी, ठीक है, मतलब इन चीज़ों को इसे आप यहाँ से पूरी तरीके से रट लो भाई, जो भी कर पाओ ऐसे में कर लो। कुछ व्यावसायिक पादप होते हैं, व्यावसायिक मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनको हम बेच करके पैसा पाते हैं, पैसा कमाते हैं। जैसे अलसी दिया हुआ फ्लैक्स करके, तो कुल किस कुल का ये पौधा है, लाइनेसी कुल का। उपयोगी भाग पेरिसाइकिल करके ये उनके रेशे जो है वो तैयार किए जाते हैं। आखिर इसकी उपयोगिता क्या है अलसी के, उसमें थैले बनाते हैं, रस्से हैं, चटाई है, कागज़ बनाने में प्रयोग में आते हैं। जूट दिया हुआ है, आप समझ रहे हैं, ये आपका गोल्डन रेशा, स्वर्णिम रेशे के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर कुल की बात करें तो टिलियसी करके लिखा है। उपयोगिता क्या है, बोरे हैं, थैले हैं, रस्से जो है बनाए जाते हैं अगर हम जूट की बात करते हैं। सन बैम करके लिखा है, जो सन पटसन करके आप सन बोलते हो, ये आपका किस कुल से है, तो पेपी लियोनेसी करके लिखा हुआ है। यहाँ पर मुख्य उपयोगी भाग जो है फ्लैम के रेशे हैं। उपयोगिता में रस्से हैं, जाल इनके बनाए जाते हैं। वहीं नारियल की अगर हम बात करें तो पामी, उपयोगी भाग क्या है, किस कुल का है, वो बताया हुआ है। उपयोगी भाग में रिश्तेदार, मध्य फल वित्ती। और उपयोगिता क्या है, तो चटाइयाँ, दरी बनाने में, रस्से बनाने में नारियल जो है वो प्रयोग में आता है। भांग की बात करें ऐसे में
तो आप बाकी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। उपयोगिता की बात करें तो ब्रश है, शैले करके लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका दरी है, रस्से, मुख्य रूप से यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर हम मूंज की बात करें तो मूंज से आपका डलिया बनता है ना, झबिया, झाबा, जो भी आप ऐसे में बोलते हो आम भाषा में। चारपाई की रस्सी भी बन रही होती है, कुर्सी जो है उनकी चीज़ों को बनाने के लिए उनकी भी रस्सी बीनने के जो काम आती है उसमें भी मूंज का आप प्रयोग कर रहे होते हो। रुई की बात की जाए तो ये कुल जो इसका है वो मालवेसी करके है। इसका जो उपयोगी भाग है, कैप्सूल फल में बीज उत्पन्न होते हैं। उपयोगिता की बात करें तो बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाए जाते हैं जिनसे कपड़ा बनाया जाता है। तो ये चीज़ें थी जब हम बात करते हैं कुछ आपके व्यावसायिक आपके पादपों को लेकर के। अब यहाँ पर जो अगले इसमें दिया हुआ है, आपका दिया है कुछ फल दिए हैं और उनके खाने योग्य भाग। तो ये क्या है फल, उनके खाने योग्य भाग, इनको लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ से कोई सवाल है, कोई सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। आप इसे देख ही लो ऐसे में, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो कुछ फल और उनके खाने योग्य भागों की बात की जाए तो गेहूं का क्या खाते हैं, भ्रूणपोष या भ्रूण करके है आपका। काजू में क्या होता है, पुष्पवृंत होता है, बीजपत्र है। लीची में एरेल करके होता है। चना में बीजपत्र और भ्रूण। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं ना कि आलू क्या है, तो आलू एक तना है। ऐसे ही करके सवाल आपसे जो पूछा जाता है वो वाला। और फल के कौन से खाने योग्य भाग होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। मूंगफली का क्या है, सहतूत में आपके रसीले परदलपुंज होते हैं। कटहल में परदलपुंज करके और बीज। अनानास की बात की जाए तो परदलपुंज करके ही है। सेब का पुष्पाशन जो होता है वो हम खाते हैं। नाशपाती का भी पुष्पाशन है। आम का फल मध्यवित्ती होता है या मध्य फल वित्ती। अमरूद में फल वित्ती बीजांडसन करके है आपका। और यहाँ पर बाकी चीज़ें जो लिखी हुई हैं आपके, पपीता और नारियल, वो भी आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। नोट्स अपने आप जब तक बनाएंगे नहीं, चीज़ों को आज आप पढ़ेंगे कल ज़रूर भूल जाएंगे, ठीक है। ये होता ही है, भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो कोशिश करिए चीज़ों को लिख लिख कर ऐसे पढ़ने की, ऐसे भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। तो जो ह्यूमन स्केलेटन है वो हमारा अगला टॉपिक है। क्या है ह्यूमन स्केलेटन, जब हम मानव कंकाल के बारे में बात करते हैं, बात करेंगे अगले वीडियो में लेकर के। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहें। आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है SMS सुपर टेट साइंस के नाम से, जहां पर आपको सारे वीडियोज़ इकट्ठे ही मिल जाएंगे। एक और वीडियो में जल्दी हम आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।